नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कवायद शुरू करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई और ये बाकी सभी परियोजनाएं शामिल है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की तरह यूपी के किसी न किसी जिले में हर महीने दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसे 2022 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए यूपी काफी राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी एजेंडे के तौर पर भी काफी अहम है। यूपी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और सौगातों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखना चाहते हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम पहली बार काशी के दौरे पर पहुंचेंगे और करीब 5 घंटे वहां पर बिताएंगे। इन 5 घंटों में पीएम काशी को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें देंगे, जिनमें 736.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि 417.68 करोड़ की लागत की करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन सौगातों में से वो 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उद्घाटन उनका करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर महादेव की प्रिय रुद्राक्ष की तर्ज पर बना है और पीएनबीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में 100 बेड के एनसीएच विंग का भी उद्घाटन इस दौरान करेंगे। इसके अलावा 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का भी उद्घाटन किया जाएगा और वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं पीएम मोदी केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर्स और तकनीकी संस्थान का शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी के करखियांच में मैंगो और वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का भी शिलान्यास इस मौके पर किया जाएगा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है, जिसका भी वो जायजा लेंगे। दरअसल बीजेपी काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल पर पंचायत चुनाव में अपने खिसकते प्रभाव को साधने की कोशिश में जुट गई है। पूर्वांचल का सियासी मिजाज हर 5 साल में बदल जाता है, जिसके चलते बीजेपी काफी संजीदा हो गई है। वहीं यूपी में 350 पार का नारा अखिलेश यादव भी दे चुके हैं और इस पर भी बीजेपी की निगाह बनी हुई है। यानी कि तमाम स्थितियों को देखते हुए आज पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कहीं ना कहीं चुनावी भी है। इसको चुनावी करार सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की योजनाएं, परियोजनाओं का शिलान्यास होगा उससे सीधे सीधे यूपी की जनता को साधने का प्रयास भी किया जाएगा। और आज ही नहीं, अब माना जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर, काशी की तर्ज पर अब यूपी में भी किसी न किसी जिले में हर महीने का दौरा खुद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद विकास परियोजनाओं का हर जिले को शिलान्यास भी उनको किया जाएगा और सौगात दी जाएगी। यानी सीधे सीधे साफ तौर पर चुनावों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की पैठ कुछ कम हुई थी पंचायत चुनावों में, उसको साधने के लिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल पर पंचायत चुनाव में अपने खिसकते प्रभाव को साधने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पूर्वांचल का सियासी मिजाज कुछ इस तरीके से कहता है कि हर 5 साल के बाद वहां सत्ता परिवर्तन होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके का आज प्रधानमंत्री का दौरा है वाराणसी का, क्या कुछ उसको लेकर सियासी सरगर्मियां हैं? क्योंकि देखिए, चुनावी दौरा इसको करार दिया गया है। विधानसभा चुनावों को लेकर, मिशन 2022 को लेकर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दौरा कर रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास है। मुस्कान जी, देखिए, पुराणों में कहा गया है कि काशी इस धरती की धुरी है और महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लेंगे उसको। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे पॉपुलर नेता हैं, वो उनकी जो है संसदीय नगरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी करें तो एक उसमें जो है कोई ना कोई कयास लगाए जाते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना, अपने देश का विकास करना उनके एजेंडे में शामिल है। जब इन्होंने शुरू किया था तो विपक्ष ने अनेक आरोप लगाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन आज के दिन में काशी के लोगों से जाकर पूछिए,
उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम लोग बाहर बैठे हुए लोग ये चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आज काशी के लोग कितने प्रसन्न हैं। ये एक हमारा एमपी जो देश का प्रधानमंत्री भी है, वो हमारे शहर में आया और उन्होंने कहा था कि मुझे न मैं आया हूं न मुझे बुलाया गया, मुझे गंगा जी ने बुलाया है। तो गंगा मां ने बुलाया, उसका कर्ज उन्होंने उतारा है। और आज बनारस की स्थिति ये है कि आप जो क्योटो की बात कर रहे थे, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि क्योटो पूरा बन गया है, अभी बहुत काम अभी बाकी है, जो शिलान्यास भी हो रहे हैं और चल रहे हैं, मगर क्योटो बनने की तरफ अग्रसर है। और ये विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है। ठीक है जो आज भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जी, मैं जुड़ूंगी आपके साथ, एक बार फिर से लौटूंगी। अंशु जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अंशु जी, जिस तरीके से बीजेपी से हमारे साथ अश्विनी शाही जी मौजूद हैं, उनका कहना है कि जो विपक्ष है वो इस तरीके के दावे करता ही रहता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा किसी ना किसी तरीके के कयास उन पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि काशी उनका संसदीय क्षेत्र है और वो काशी को इसीलिए विकास सौगात दे रहे हैं क्योंकि वो उनका विकास करना चाहते हैं। देखिए, ये आरोप नहीं है कि प्रधानमंत्री का दौरा ये चुनावी है, सियासी है। ये उत्तर प्रदेश के लोग जानना है और पूरा देश जानना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति पर विश्वास करते हैं। उनको इतना बड़ा उत्तर प्रदेश से जनादेश मिला, 2014 में 73 सीटें और 2019 में 62 सीटें मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? उत्तर प्रदेश में लोग बिना ऑक्सीजन की, बिना बेड की कमी के सड़क पर जो है मर गए, मजबूर थे, क्योंकि उन्हें बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। और नमामि गंगे को लेकर जो बात कर रहे हैं, जितना बड़ा मजाक उन्होंने मां गंगा के साथ किया है सभी को पता है। बनारस में 40 बड़े नाले, मैं आंकड़ों की बात करता हूँ। बनारस मां गंगा सहारनपुर से लेकर और बलिया तक लगातार प्रदूषण उनमें सीधे गिर रहा है, जो मलमूत्र बिना शोधन के सीधे गिर रहा है। और सच्चाई यही है, उसके आंकड़े कहते हैं। नमामि गंगे पर 20,000 करोड़ रुपए जो अलॉट हुआ, खर्चा तो उसका मात्र 8% हो पाया। उत्तर प्रदेश में कितना खर्चा हुआ? यहाँ तक कि एनजीटी ने भी कई बार फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में चंदौली की सभा में वादा किया था, सीना ठोक ठोक कर कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन आज 4.5 साल हो गए, हजारों शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, हजारों परिवार अनाथ हो गए। उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री कोई भी लोकहित, देश हित, लोगों के हित का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपना चुनावी एजेंडा बना रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो लोग इस बात से आक्रोशित है, नाराज हैं। ठीक है अंशु अवस्थी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। और अब बात अश्विनी जी आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके के आरोप अंशु अवस्थी जी ने लगाए हैं, उनका कहना है कि अगर आप इस तरीके का, अगर आपको विकास करना ही है तो पहली बात तो आपने पहले इस तरीके की क्यों नहीं की। और नमामि गंगे का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनको वो भी एकमात्र जुमला था। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आगे 7 ही महीने रह गए हैं, विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उसको लेकर आप ये बात कबूलने में कोई दिक्कत तो नहीं है सर कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है और आगे वो अपनी पैंठ बनाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से विधानसभा चुनावों में उतरेंगे? मुस्कान जी, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और उन्होंने अगर मोर्चा संभाला है तो इसमें कोई स्वीकारने की कोई वही नहीं कि हम स्वीकारे नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं। देश में जो है कौन उनके मुकाबले में नेता है? ये 4-5% जो उत्तर प्रदेश में वोट वाली पार्टियां हैं, जिसके हमारे भाई अंशु जी जो है प्रवक्ता हैं, इन लोगों को बड़ा दर्द होता है। अब नमामि गंगे की इन्होंने बात की, जुमला इन्होंने बोला है, ये जाकर देखें क्रूज कहाँ चल रहा है। उसी गंगा नदी जब साफ हुई है तो क्रूज चला है, क्रूज चलने लायक हुआ है। आज जो है कानपुर चले जाएं, कानपुर में कोई नाला उसमें नहीं बह रहा, सारे नाले बंद कर दिए गए हैं। बनारस के जो नालों की बात कर रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं। बनारस में 80 घाट से लेकर और जितने घाटों के नाले थे, उनको वहां पर एसटीपी लगाकर उनके पानी को छान कर फिर नदियों में डाला जाता है। ये इन्होंने नहीं बताया उस चीज को। नमामि गंगे की बात जो ये कर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है बहुत ही सफल रहा है। देखिए, एनजीटी का कुछ मामला हो सकता है, मैं मानता हूं उस चीज में, लेकिन जो ड्रेजिंग का और सफाई का मामला था, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा गंगा जी उत्तर प्रदेश में बहती हैं,
हमने कानपुर के आगे उसमें आयुर्वेदिक खेती का वो काम किया है कि जो गंगा के किनारे नमाम गंगे प्रोजेक्ट से ही उसको जोड़ा हुआ है। इनको वो भी पता नहीं है शायद अंशु अवस्थी जी को, वो भी जाकर इनको देखना चाहिए कितने लोगों को उससे रोजगार मिला है। अवस्थी साहब, क्या आपको वाकई इन बातों का पता नहीं है? और खुद शाही साहब कह रहे हैं कि जो तमाम चीजें हैं वो सुधारी गई हैं और आपको 4-5% की पार्टी बता दिया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो बात कह रहे हैं शाही जी, जो मैंने बात कही है, तो आप एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, आप किस लिए बैठे हैं? आपके पास जानकारी है कि नहीं है? आप बताइए ना कितना खर्चा हुआ है, सच्चाई आप बताइए ना, मैं क्यों बताऊं? मैंने तो जो अपनी बात कहनी थी कह दी। राजनीति में, लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का मतलब है विश्लेषण करना। आप बताइए ना क्या सच्चाई है? अवस्थी साहब, हम तो बता ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं, आप बताइए ना। हमने अगर ये बात कही है, मैं पूरी जिम्मेदारी से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बनारस में 40 बड़े नाले हैं और 27 छोटे नाले। 40 में से आधे नाले बिना शोधन के मलमूत्र सीधे मां गंगा में गिरा रहे हैं, जो कोयटों की बात कर रहे थे। तो हम तो ये कहते हैं कि समाचार चैनल इस बात को बताए कि क्या सच्चाई है, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बता रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा है कि काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। एक ही समय में एक साथ 40 नाले अगर आपने जिक्र किया है तो अचानक से तो बंद हो नहीं जाएंगे, जितना काम होना था उतना हुआ और आगे भी होगा। जब आपको काम दिख रहा है, जब आपको काम दिख रहा है, आपको उत्तर प्रदेश के लोगों का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा, तो भाजपा का प्रचार करिए। बधाई आपको, नमस्कार। ये अवस्थी साहब, ये चैनल किसी का प्रचार करने के लिए नहीं है। आपने काम किया होता तो आपको भी बताते ना। आपने क्या काम किया बताइए? क्या चल रहा है कांग्रेस में बताएंगे आप? हर जगह तो कांग्रेस में इस तरीके के वाद विवाद फैले हुए हैं, कहीं मनमुटाव है, कहीं कुछ है, आप बात हमारे पर डाल रहे हैं। आप अपनी कांग्रेस को संभालिए ना साहब, हमने संभाल रखा है चैनल को। देखिए अभी अंशु जी डिबेट मैं लौटूंगी शायद जी। अवस्थी साहब, बात कुछ इस तरीके की होती है कि अगर आपके खुद के पास मुद्दे नहीं है ना तो आप दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। यही तमाम चीजें आपने हर बार की हैं और अब भी कांग्रेस का हालात कांग्रेस के दिखे जा रहे हैं। चाहे बात पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कहीं की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, कांग्रेस में इसी तरीके के हालात हैं और इसको लेकर आप समाचार चैनल पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारे चैनल ने चीजें दिखाई और बढ़िया तरीके से दिखाई हैं। शाही साहब, मुस्कान जी वो डिबेट छोड़कर चले गए हैं शायद, हमको लग रहा है। आपने वास्तविकता कह दी और उन्होंने खुद माना 40 में आधे, उन्होंने कहा 40 में उन्होंने आधा कहा कि आधे बिना शोधन के बह रहे हैं, तो 20 तो उन्होंने माना कि 20 बंद हो चुके हैं। तो मैंने अपनी बात तो सच कहा, काम हो रहा है, धीरे धीरे समय लगता है। आपने सच कहा, कामों में समय लगता है और कानपुर में जितने नाले थे लगभग सब में एसटीपी लग चुकी है, वो शोधित करके उसमें बहाए जा रहे हैं। कानपुर और बनारस ये दो जगहों पर ये मामला कुछ ज्यादा था, तो अब काम उसकी तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। और देखिए कांग्रेस के पास सच्चाई है कि आपने कहा कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनके लोग, पंजाब में देखिए क्या हो रहा है, राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी देखिए क्या हो रहा है। अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवस्थी साहब, क्या आपके पास वाकई सवालों का जवाब नहीं है? सर, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, दरअसल आपके पास उत्तर प्रदेश के लोगों के सवाल ही नहीं बचे हैं। आपके सवाल तो सिर्फ कांग्रेस से हैं और आप दोषारोपण बीजेपी के तरीके से सिर्फ नेहरू पर करती हैं। आप ही निभा लीजिए ना सर, आप विपक्ष की भूमिका में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बताइए, शिक्षा मित्रों के साथ वादा किया था, पूरा हुआ क्या? अवस्थी साहब, आपने उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में क्या किया, आप बताएंगे? नहीं, सारा काम विपक्ष को करना है, सरकार को कुछ नहीं करना है। तो सर, सरकार तो सारे सवाल विपक्ष से करेंगे, नहीं निभाएगा क्या? आप हमेशा नहीं, मुझे आप ये बताइए, सारे काम जो है विपक्ष को करना है, सरकार को कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, 2022 में जनता पलट देगी, 2022 में जनता जवाब दे देगी। जब सारा काम विपक्ष को करना है तो विपक्ष की सरकार बनवाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब वो जनता का काम है सर, वो जनता बहुत ही बढ़िया तरीके से करेगी भी, और जिसकी गलती होगी उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये बताइए, 4-5% की पार्टी आपको बता दिया है, आपको 4-5% की पार्टी बता दिया है, कैसे उतरेंगे मैदान में? 2017 के चुनाव में शिक्षा मित्रों से प्रधानमंत्री ने वादा किया था, क्या हुआ? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? कैसे उतरेंगे आप मैदान में? 4-5% की पार्टी आपको बता दिया है, कैसे उतरेंगे? ये हमारी रणनीति का हिस्सा, इससे आपसे कोई मतलब नहीं। आप शिक्षा मित्रों का सवाल नहीं पूछ पा रही हैं सुनी साई से कि प्रधानमंत्री ने चंदौली में शिक्षा मित्रों से वादा किया था, क्या हुआ उसका? आप कांग्रेस से सवाल करते रहिए, खूब आराम करिए, रिलैक्स। हम कैसे उतरेंगे, हमारी रणनीति का हिस्सा है, ये आपको क्यों बताएं? ठीक है, आपके सवालों का जवाब अश्विनी जी से ही पूछ लेते हैं। अश्विनी साहब तमाम बातें कह रहे हैं, आप ही इसका जवाब दें सर।
नहीं, मैं जवाब जरूर दूंगा मुस्कान जी। जवाब अंशु जी विपक्ष में है, चाहे वो 5% में हो या 50% में हो, विपक्ष होना जरूरी है और वो अंशु भाई काम कर रहे हैं। मगर ये कहना चाहूंगा शिक्षा मित्रों का, आज जो है काशी की बात हो रही है, चलिए बगल के जिले चंदौली की बात, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों को जो भी हम लोगों ने वादा किया था वो जरूर पूरा होगा, लेकिन अनावश्यक मांगे उनकी जो थी उसको नहीं माना है सरकार ने। ये किया गया। शिक्षा मित्रों, वादे तो आपने भी किए थे। संघ आपका जो है घोषणा पत्र जो जारी हुआ था उसमें क्या कर रही है आपने? अब आपकी सरकार तो यहाँ है नहीं, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, मैं उसको गिनवाऊं अंशु भाई, तो आपको नजर आ जाएगा आईना क्या होता है। आईना दूसरे को दिखाने से पहले अपने खुद देख लेना चाहिए कि आईने में मेरा भी शकल कैसा नजर आ रहा है। आज शिक्षा मित्र हो या कोई भी हमारे कोई भी कर्मचारी हो, हमने उत्तर प्रदेश में 3 सरकारें आई, कांग्रेस तो मुस्कान जी मुझे पूरा अंशु अवस्थी जी ने जो मित्रों पर बात की है, शाही मित्रों पर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षा, मैंने कहा ना कि शिक्षा मित्रों की हमने मांगे मानी है। उनकी 10 या 15 मांगे थी, उसमें हम लोगों ने अधिकतर मान ली है। कुछ मांगे नहीं मानने लायक थी, वो नहीं माना गया है, जो अव्यवहारिक थी वो हमने नहीं माना है। शिक्षा में देखिए हिंदुस्तान में क्या होता है कि आज ये, मैं किसी पार्टी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत ही व्यवहारिक बात बोल रहा हूँ। अंशु जी को शायद बड़ा मजा आएगा इसको सुन के, कमेंट भी करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। हिंदुस्तान में अगर किसी को रोजगार दिया जाए या कहीं किसी कुर्सी पर बैठाया जाए, तो उस कुर्सी के लिए उस योग्य न होते हुए भी उसको अपना अधिकार मान लेता है। भारत की किसी भी पार्टी की सरकार ने जिस दिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की थी, अश्विनी शाही जी, आपने खुद ने माना कि कांग्रेस वहां पर विपक्ष की भूमिका में बेहतर काम कर रही है और कांग्रेस दिखा भी रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दा हो, कांग्रेस खड़ी है मुखर होकर आपके आगे। और इसका जवाब जो आपने शिक्षा मित्रों पर दिया, नहीं करना चाहिए। मैं उसका जवाब मुस्कान जी, लोकतंत्र में विपक्ष की खूबसूरती यही होती है। आपके पास मैं अवस्थी साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगी। अवस्थी साहब, शाही जी कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों की जो मांगी, जो मानने लायक थी वो मान ली है, लेकिन बाकी नहीं मानी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप उन्हें? अवस्थी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है हमारा, उनको जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अश्विनी शाही जी, मांगे जो है, जो मानने लायक थी वो आपने मान ली है, लेकिन बाकी मांगों का क्या होगा सर? आप उसमें समाधान उनका करिए ना। देखिए, ये आज हर चीज को विपक्ष जो है, जब सरकारें दूसरे की थी, उन लोगों ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। उस राजनीतिक मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करती है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आज अनावश्यक मांगे ये लोग कह रहे हैं ना, इन लोगों के हिसाब से किसानों की मांगे जायज हैं और सरकार कह रही है कि बिल वापसी के शर्त के अलावा अगर कुछ भी हो तो आप आ जाइए। तो इसमें तो बहुत ही एक विसंगति है ना। अश्विनी शाही जी, आपने कहा कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो काम आपने किए उसके लिए आपकी सराहना होगी, लेकिन इस समय देश में बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन अभी तक बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हुई है। एकदम होनी चाहिए। मैं उसको बोल रहा था बीच में, जो है थोड़ा सा आपने अपना सवाल कर दिया। देश में बेरोजगारी इस समय मुद्दा है। देश में जो है भूखमरी मुद्दा नहीं है। देश में 80 करोड़ जनता को सरकार राशन बांट रही है, घर घर राशन और पैसा पहुंचाया जा रहा है, जनधन खाते के द्वारा उनको पैसा दिया जा रहा है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर नहीं, पूरे विश्व की मैं आज बात हो रही है, 100 साल बाद लगातार 2 साल ये महामारी आई है। इस महामारी में बेरोजगारी होनी आवश्यक है, और वो आवश्यक कह रहा हूं मतलब एकदम मतलब बेरोजगारी होना ही था, क्योंकि लोग दहशत के मारे काम छोड़कर भाग गए थे अपने घरों को। जो मुंबई काम करता था, सूरत काम करता था, वो बिहार और यूपी लौट आया। ये बेरोजगारी बढ़ी है और हिंदुस्तान में ही नहीं बढ़ी है, पूरे विश्व में बेरोजगारी बढ़ी है। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में ही देखिएगा। जैसे मैं अब उत्तर प्रदेश की तुलना करता हूं, मैं भारत में नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी ने आज जितने भी हमारे श्रमिक भाई लौटे, जो वहां से कुशल अकुशल श्रमिक भाई लौटे, उनकी जो है हम लोगों ने एक मैपिंग कराई और एक सर्वे के अलावा उनको मनरेगा से लेकर एमएसएमई के कामों में, रोड प्रोजेक्ट्स में सबको काम देने का, रोजगार देने का काम किया है। हम लोगों ने बहुत 40 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश में किया था पिछले साल। इस साल और संख्या बढ़ी है, क्योंकि उनका डेटा हमारे पास था। जो लोग लौट रहे थे उनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे और उस डेटा कलेक्ट करके हर जिले के जिलाधिकारी को और सबको दिया हुआ था कि आपके यहाँ
कौन नॉन स्किल है, ये करते हुए हम लोगों ने काम किया। दूसरा हम लोगों ने काम किया इसका क्या कहते हैं, सपा की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमारे पहले रही, उनसे ज्यादा रोजगार हम लोगों को सरकारी नौकरियां हमने दी, हमने लगभग 5 लाख नौकरियां दी, इन लोगों ने किसी ने 2 लाख दिया। अश्विनी साहब, ये सब बातें ठीक है आपकी, लेकिन इसका जो जवाब है वो जनता देगी, और जो भी जनता का जो भी फैसला होगा वो देखिए सर्वोपरि होगा, वो मानना ही होगा। लेकिन अब जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने 350 पार का लक्ष्य रखा है चुनावों के लिए, उस पर किस तरीके से नजर रहेगी आपकी? देखिए 350 पार का उन्होंने लक्ष्य रखा है तो रखने, हर आदमी को लक्ष्य रखने का अधिकार है। जब लक्ष्य रखेगा तो उसके करीब पहुंचेगा या उससे खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना लक्ष्य 300 पार का नारा दिया है। अब संघर्ष है, संघर्ष में देखा जाएगा जनता किसके साथ जाती है, किसने काम किया है, किसने भ्रष्टाचार किया है, किसने जो है जनता के लिए घरों घरों पर जो है जाकर अस्पतालों में। जी मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत स्वागत है रतूड़ी साहब आपका। जी नमस्कार सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और चुनावी दौरा इसको विपक्ष बता रहा है और तमाम चीजें हो रही है, और इसी को लेकर बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में 4-5% का ही है और इससे ज्यादा कोई भूमिका विपक्ष की नहीं है वोट बैंक के जरिए। देखिए मुस्कान जी, ये प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र भी है और उनको जाना भी चाहिए, लेकिन वो जब गए तो जरा बताएं क्या क्या दिया। पिछली बार गए तो उसके बाद लाशों का ढेर गंगा ने देखा, बहती लाशें देखी बनारस में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था गंगा माँ ने बुलाया, लेकिन पहली बार इतिहास में हुआ गंगा अपवित्र हुई है, हजारों लाशें जो है वो गंगा में बही। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी आपका लोकसभा क्षेत्र ही जब इतना प्रभावित कोरोना से रहा कि जिसमें लकड़ी जलाने को नहीं मिली, लोगों को गंगा में बहाना पड़ा, तो उसके बाद आप जाएं न जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने तो त्रासदी झेल दी है, देख दी है। अब आप चुनाव वर्ष में जब 6 महीने उत्तर प्रदेश सरकार को आप लोक लुभावने नारे भले देते हैं, लेकिन धरातल पे तो आप कुछ नहीं करते हैं। धरातल पे तो हर एक के घर में गैस का सिलेंडर जा रहा, हर एक की गाड़ी में पेट्रोल और डीजल है। किसान को डीजल से पंप चलाना वो देख नहीं रहा क्या? किसान आज सड़कों पे ही है, सब कुछ देख रहा है। प्रधानमंत्री केवल बनारस के नहीं बल्कि देश के हैं। चिंता और चिंतन देश की करनी चाहिए। जो देश ने ये हालत इन 7 सालों में देख ली है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या किसान आंदोलन हो, या कोरोना काल की लापरवाही हो, तो जनता ने भोगी है, देखी है। बिल्कुल, और ये इसी लापरवाही पर जवाब ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से, रतूड़ी साहब, उनसे जवाब लेते हैं आपकी बातों का। अश्विनी जी देखिए, ये जो मुद्दे उठाए हैं ये वाकई जायज मुद्दे हैं, क्योंकि गंगा को जिस तरीके से पवित्र करने का कहा गया था, लेकिन उसमें बहती लाशें इस बात का सबूत है कि गंगा कितनी पवित्र है, और ये जो लाशें हैं इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है। देखिए मुस्कान जी, कहीं कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर काम किया है। स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद जैसे ही ठीक हुए, आप किसी मुख्यमंत्री का पूरे देश में उदाहरण बता दीजिए जो सारे अस्पतालों गांव का दौरा किया हो। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण सभी जिलों का दौरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया और लोगों के घरों में जाकर पूछा कि राशन है कि नहीं है, दवाई है कि नहीं है, तुम्हारे यहाँ टीम आती है कि नहीं है। ऐसा कोई है नहीं, ये हमारा काम है। आज लाशों की बात रतूड़ी जी कह रहे हैं, रतूड़ी जी भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ। एक बनारस की एक प्रथा है, ये हरिश्चंद्र घाट पर और दशाश्वमेध घाट पर कभी भी चिताएं बुझती नहीं है, वहां 24 घंटे चिता जलती है। और जल प्रवाह भी किया जाता है, वो हमारे सनातन में ही है। और इन लाशों का जो पोस्टमार्टम करना था, पोस्टमार्टम का मतलब इन खबरों का पोस्टमार्टम। मुस्कान जी, ये मुझे एक लाइन पूरी कर लेने दिया जाए। एक लाइन पूरी कर लिया, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक सवाल है सर। आपने कहा कि ये सनातन धर्म की प्रथा है कि जल प्रवाह किया जाता है, आज से पहले कभी इस तरीके की लाशें नहीं उभरी हैं सर? एकदम उभरी है, और इतना किसी ने इसको दिखाया नहीं है। इन चीजों में आप आज नहीं,
मैं चैलेंज करता हूं मुस्कान जी, आप भी हैं, हम आपका चैनल भी है, मैं भी हूं यहाँ, रतूड़ी जी भी हैं। आप 3 महीने बाद आप किसी भी घाट पर आगे 100 मीटर 200 मीटर जाकर गाजीपुर, बनारस, पटना, कहीं भी आप देखिए, रोज 1-2 लाशें 4 लाशें प्रवाहित की जाती हैं। ये एक संस्कृति है। पहले हमारे यहाँ समाधियां भी बनाई जाती थी। अब चीजों को दूसरे तरीके से, और मैं उसमें एक लाइन जोड़ना चाहता था कि इन खबरों का पोस्टमार्टम दैनिक जागरण नाम का प्रतिष्ठित अखबार कर चुका है कि गंगा में किस तरीके से लाशें बहाई गई, क्या चीजें थी और क्या दिखाया गया, किस सन की लाशें दिखाई गई, कब की दिखाई गई। ये विरोधियों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम भी है। इसमें वो नहीं, मैं कहता हूं कि मृत्यु हुई है, लोगों ने जो है वो किया है, लेकिन सरकार ने उनको लकड़ी दिया। हर जगह सरकार की बात छोड़िए, आज गांव में इतनी इंसानियत जिंदा है मुस्कान जी कि एक गांव में कोई 2 मौत हो जाती है, 4 मौत हो जाती है तो लोग अपने पेड़ कटवा देते हैं कि चलो भाई इनको दाह संस्कार करना है। कंडे उपले हैं जिससे लोग कर लेते हैं, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। आपकी बातों का जवाब रतूड़ी साहब से ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसी भी अखबार की, समाचार पत्र की या किसी भी चीज की उनकी निजी रिपोर्ट पर नहीं जाएंगे। हमने जिस तरीके से चीजें देखी है हम उसी पर बात करेंगे। रतूड़ी साहब, आपसे जवाब लेना चाहेंगे, जिस तरीके की बातें शाही साहब कर रहे हैं उस पर आपका क्या पक्ष है सर? उनका कहना है कि जल प्रवाह किया जाता है तो ये लाशें जो थी वो जल प्रवाह था और ऐसा कोई वहां पर त्रासदी नहीं आई थी, इस तरीके की बातें हैं सर। देखिए मुस्कान जी, अब ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करे तो ये खुश हो जाएं इसी से। शायद मैं तो, क्योंकि मैं सनातन धर्म का हिंदू हूँ और मैंने तो कभी देखा नहीं जल प्रवाह, केवल संतों की जल समाधि होती है, बाकियों का तो दाह संस्कार होता है। अब भारतीय जनता पार्टी नए युग में आई हो, नए संस्कारों में आई हो तो ये जाने। दूसरा, इतिहास बीच में नहीं बोलेंगे, जल प्रवाह का इतिहास गवाह है और आज भी होता है। अरे बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, आपको करेक्ट करना जरूरी था, भ्रम न फैलाएं आप। अरे भाई अपने बीच में बोलना जरूरी था, भ्रम न फैलाएं। ठीक है शाही साहब, रतूड़ी साहब की बात पूरी सुन लेते हैं, समय की भी कमी है। रतूड़ी साहब देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अपमान किया गया, एक बेटी को जिस तरह रात 12 बजे जला गया, क्या उत्तर प्रदेश राजस्थान देखिए ना भाई, एक दिन में 6 बलात्कार होते हैं। कौन है भाई? आप लोग कुछ कहते थे शाही साहब, राजस्थान नहीं मुस्कान जी, राजस्थान अगर कांग्रेस समर्थित है तो अरे भाई जब तुम्हारी बारी आएगी तो राजस्थान बोल रहे हैं, ये 12 बजे जलाया गया, क्यों जलाया गया इसके बारे में नहीं बताएंगे, ये रोज बोलेंगे। इनकी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथी चिटोली करते हुए संवेदना व्यक्त करने यही तो भाजपा का ये इनको ज्ञान है नहीं। नहीं, आपको बहुत बड़े ज्ञानी है आपके, राहुल गांधी ज्ञानी है, एक अध्यक्ष खोजिए पहले ज्ञानी के लिए। रतूड़ी साहब एक अध्यक्ष खोज लीजिए। जिस पार्टी को एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है वो लोग ज्ञान बांटेंगे यहाँ बैठकर कि क्यों जलाया गया था रात में 10 बजे। राजस्थान में 3 दिन में 8 रेप हुआ है, कोई बयान आया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का? या आपने रतूड़ी जी बयान दिया कभी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, दूसरे को आईना दिखाते हुए। राजस्थान की भी स्थिति देश देख रहा है और उत्तर प्रदेश की भी स्थिति देश देख रहा है और दोनों ही पार्टियों से दोनों ही मुद्दों पर सवाल उठने लाजमी है सर। अगर राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस पर उठेंगे और बीजेपी पर भी सवाल उठेंगे। अगर बीजेपी शासित प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होंगी सर तो दोनों पर ही सवाल उठने लाजमी है और ये सवाल उठने भी चाहिए। बहरहाल समय की कमी है इसलिए रोकना पड़ रहा है आपको। बहुत शुक्रिया रतूड़ी साहब और अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं।
इसी कड़ी में गुरुवार को मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये सीरीज नियमित रूप से शुरू होगी या नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी का असर भारतीय टीम पर पड़ा है। खबरों के मुताबिक टीम इंडिया को 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ये जानकारी मिलने के बाद खिलाड़ियों को आइसोलेट भी किया गया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया में कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत 15 से 16 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101.54 रुपए, जबकि डीजल के दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.54 रुपए और डीजल की कीमत 97.45 रुपए प्रति लीटर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात बढ़ती महंगाई की ओर कर लेते हैं। दरअसल 2 दिन स्थिर रहने के बाद आज भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के भाव में 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है और इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है और 101.54 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल भी बढ़कर 89.87 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.72 रुपए प्रति लीटर रही थी और 1 मई से अब तक पेट्रोल 10.35 रुपए महंगा हो गया है और दिल्ली में 1 मई को पेट्रोल की कीमत 90.40 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 101.54 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। पिछले 74 दिनों में पेट्रोल 11.14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गया है और वहीं दिल्ली में डीजल की कीमतों में भी पिछले 2 महीने में 9 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। 1 मई को राष्ट्रीय राजधानी में डीजल 80.73 रुपए प्रति लीटर पर था, जो अब बढ़कर 89.87 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से ये दाम स्थिर थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ये दाम बढ़े हैं और अब 38 से ज्यादा बार ये दाम पिछले 1 महीने में बढ़ चुके हैं, जो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर देखिए, मैं प्रोफेशनल हूं और मेरी ठीक ठाक इनकम है, बट तब भी चुभता तो है। जब 100 से ज़्यादा जाता है पर लीटर तो चुभन तो ज़रूर होती है और समस्या तो है। और इसको नया मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, सो होप करते हैं कि वो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे और 100 के नीचे लाएंगे। साइकोलॉजिकल भी होता है 100 का नंबर। और बहुत मुश्किल है, मतलब इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। इनकम तो है नहीं लोगों की इतनी, लोगों के जनरल इनकम्स कम हो गई है, लोगों को सैलरी आधी मिल रही है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो बेसिकली डेफिनेटली आपके जेब को जो है वो लंबा छेद ही कर रही है उसमें। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ये कि काफ़ी मेरे ख्याल से चीज़ें भी, महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल नहीं ना, जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी तो महंगी हो रही होगी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो मेरे ख्याल से तो पब्लिक काफ़ी परेशान होगी इस वक्त। हम तो हैं ही हैं, अब बाकी भी। सर ये कम होना चाहिए, महंगाई ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट को इसके बारे में, पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। सब परेशान है इसमें, वैसे कोरोना टाइम पे काम वाम है नहीं, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, इसको कंट्रोल होना चाहिए। अभी 100 के ऊपर पहुँच गया है पेट्रोल, बताइए, कम होना चाहिए, कम से कम 70-75 पे आना चाहिए पेट्रोल को। अगर ये स्थिति रही जिसमें से पेट्रोल बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है? फिर लोग गवर्नमेंट हटाएंगे और क्या होगा। देखिए, पेट्रोल के लिए तो अब इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, इसके बारे में कोई कंट्रोल ही नहीं है। इस पर एक शेयर मार्केट के जैसा बना दिया है। पेट्रोल आज आम ही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ऊपर से महंगाई, पेट्रोल डीजल की वजह से सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, तो हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। बट ये गवर्नमेंट को देखना, आम आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार।
तो बढ़ती महंगाई पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ आकाश जिंदल जी मौजूद हैं। जिंदल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी जिंदल साहब। देखिए, जिस तरीके से हम बार बार इस पर बात कर रहे हैं और बार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो दिल्ली में भी 101 का आंकड़ा भी पार कर गया है पेट्रोल। जी हाँ, और जो मैंने आपके चैनल और तमाम चैनल की वो आपके रिटेल सीपीआई 0.26%, ये करंट डेटा है जून का। अब इसका मतलब क्या है, आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल था, आरबीआई 4% का डेटा लेके चल रहे थे इन्फ्लेशन का, जिसमें 2% प्लस माइनस यानी 6% को ब्रीच कर चुकी है रिटेल इन्फ्लेशन, जो आम आदमी को, जो इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हैं, उनको इम्पैक्ट करती है। और ये लगातार दूसरा महीना है। आपको याद होगा लास्ट मंथ इट वाज 6.3%, दिस मंथ इट्स 6.26% फॉर द मंथ ऑफ जून। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक हम ये चीजें कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आम आदमी का खर्चा बढ़ता जा रहा है, कमाई कम है, अभी कोरोना के कारण इकोनॉमी डाउन है, खर्चे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अब एक दूसरा फैक्टर हमारे सामने आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से रही आरबीआई के कंफर्ट लेवल से ज्यादा, तो इंटरेस्ट रेट को लेके भी इश्यू आ सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट पे चेंज होता है तो ग्रोथ पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यानी अब इसकी कैजुअलिटी इंटरेस्ट रेट होने की भी संभावना है, बिकॉज लगातार दूसरा महीना है जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलते हैं, उनका जो अपर लिमिट थी उसको ये ब्रीच कर चुकी है। और ज्यादा फर्क नहीं आया, पिछली बार 6.3%, इस बार 6.26%। और उसके अंदर भी अर्बन इन्फ्लेशन और रूरल इन्फ्लेशन का डिवीजन होता है। अर्बन इन्फ्लेशन ज्यादा है बिकॉज पेट्रोल, डीजल और खासकर डीजल की वजह से कंज्यूमेबल्स, खाने पीने का सामान महंगा हुआ है। उसके अलावा जो है ऑयल और फूड, सबसे ज्यादा आम हिंदुस्तानी को फूड इन्फ्लेशन इंपैक्ट करती है, वो इसका ज्यादा बड़ा हिस्सा है। तो यानी कि महंगाई की समस्या एक तो वही है जो आपने भी बाइट चलाई, हमारे मित्र कह रहे थे कि देखिए इकोनॉमी डाउन है, कमाई कम है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जो चीज मैं पिछले 2 हफ्तों से आपके चैनल पे लगातार कहता आ रहा हूं। अब जो दूसरा फॉलोअप इसका संभावित ये है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर भी चेंज आ सकती है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, बिकॉज अभी इकोनॉमी कोरोना से रिकवर करना। इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसे भी जरा विस्तार से समझाइएगा कि किस तरीके से इस पर प्रभाव सीधे तौर पर पड़ेगा जनता पर। देखिए, जनता पे प्रभाव ऐसे पड़ सकता है, अब बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए एक संभावना ये बनती है कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में चेंजेस किए जाएं। अब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में चेंजेस यानी कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की संभावना बनती है। अब क्योंकि डिमांड को स्क्वीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, हर तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। हर तरह के लोन महंगे होंगे तो इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर चीजें 95 to 90% लोन पे ली जाती हैं। कार्स की डिमांड, 2 व्हीलर्स की डिमांड, आजकल तो यंगस्टर्स राशन भी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं, तो इन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो चलती ही डिमांड और कंजम्पशन के बेस पे है, तो डिमांड और कंजम्पशन कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ जो अभी हम सपना लेके चल रहे हैं, एक बहुत अच्छा सपना है 11 से 12% का, वो हमारे लिए डिस्टेंट ड्रीम हो जाएगी। और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ेगा नौकरियों पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। देखिए, आप जितनी भी बाइट्स में तमाम चैनल्स पे सुनता हूं व्यूअर्स की, बार बार यही होता है कि देखिए जनाब, खर्चे तो बढ़ रहे हैं, हमारी कमाई कम हुई पड़ी है। घर पे जवान बेटा अनएम्प्लॉयड बैठा है, बेटे ने एमबीए क्वालिफिकेशन कर रखी है, फिर भी ले डाउन कर दिया गया, या सैलरी कम हुई पड़ी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इस समय देश की उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी बड़ी महंगाई। और ये बता दूं, अगर सैलरीज में इंक्रीमेंट आया होता, 20% 30% इंक्रीमेंट होता, तो लोग बड़े हुए खर्चे आराम से सह लेते कि कोई बात नहीं, कमाई बढ़ रही है, थोड़े बहुत खर्चे बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं। तकलीफ कहाँ होती है, दर्द कहाँ होता है, जब कमाई खत्म हो जाती है या कमाई कम हो जाती है तो खर्चे बढ़ते जाते हैं। और ज्यादातर मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने खुद सर्वे किया है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ज्यादातर लोगों की तकलीफ यही है कि सोर्सेज ऑफ इनकम या तो ड्राई अप हो गए या रिड्यूस हो गए हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, आज की तारीख में
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अब कुछ जो है प्रोविजन रखी गई है। कल अनाउंसमेंट आई है कि उनके लिए डियरनेस अलाउंस के कुछ पैसा मिलेगा, वो मार्केट में लिक्विडिटी ला सकता है। बट ओवरऑल लोगों के पास सरप्लस पैसा नहीं आ रहा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि अब मुझे संभावना लगती है, तो जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को और झटका लगेगा। इसीलिए मैं बार बार तमाम नेशनल चैनल्स पे कहता हूं, 10 सेकंड और लूंगा, इन्फ्लेशन इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर हमारी इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी ऐसी है कि महंगाई मां है ज्यादातर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। महंगाई से ज्यादातर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होती है, तो इसलिए महंगाई को कंटेन करना, कंट्रोल करना हर कॉस्ट पे हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटूंगी जिंदल साहब आपके पास। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, देखिए जिस तरीके से समझाया है आकाश जिंदल जी ने कि किस तरीके से अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो महंगाई है वो किस तरीके से अब लगातार बढ़ती जा रही है और जनता पर किस तरीके से सीधा असर पड़ेगा। लेकिन अभी देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, उस पर कोई भी सरकार फिलहाल बात करने को तैयार नहीं है। सभी सरकारें जो हैं अपने चुनावों में व्यस्त हो चुकी हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा अभी तक किसी ने नहीं उठाया है। सर देखिए, बिल्कुल ठीक कहा मुस्कान आपने। बेरोजगारी महामारी की तरह, जिस तरह महामारी सबको अपनी चपेट में लेने की कोशिश करती है, बेरोजगारी भी जनता को उसी तरीके से अपनी चपेट में ले रही है। और रोजगार आएगा कहाँ? इसकी कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी। कह देने से बड़ा आसान है कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, रोजगार दिए कहाँ? कोई नई इंडस्ट्री आएगी, नया प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कुछ हम उत्पादन करेंगे तो रोजगार पैदा होंगे। अब सेवा के क्षेत्र में आप कहते हैं कि भी हमने कुछ लोगों को नौकरी दे दी और स्थिति समझ ली, तो देखिए आंकड़े बताते हैं कोविड महामारी के बाद या इस दौरान में जो लॉकडाउन हुए, और मैं तो कहूंगा नोटबंदी और जीएसटी के बाद ही बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, और बढ़े भी कैसे नहीं। एक जनरल सी बात है, मान लीजिए मैं छोटा शोरूम या दुकान चलाता हूँ, मेरी दुकान पर काम नहीं है, पहले 4 लड़के काम करते थे, अब वो 1 लड़के से काम चला रहा है, यानी उसने भी कॉस्ट कटिंग की, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो महंगाई से, बेरोजगारी से हर व्यक्ति प्रभावित है, और लोगों की जेब में पैसा नहीं। डीए आपने फ्रीज कर रखा था, सरकारी कर्मचारी की सैलरी वही है, और पेट्रोल डीजल के दाम आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी सरकार का व्यवसायीकरण हो गया है। सरकार अब जनता के लिए, भलाई के लिए चुनी जाती थी कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा और जनता का भला करेंगी सरकारें। तो सरकारें आज जनता का भला न करके पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए, बस एक ही मंत्र सरकारों के पास रह गया है। चाहे वो पेट्रोल पर पैसे बढ़ाना है, डीजल पर पैसे बढ़ाना है, कहां से टैक्स लगाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वसूली जनता से की जाए। अरे भाई, जनता की जब इनकम ही नहीं है, जब आमदनी नहीं है, जब रोजगार नहीं है, तो वो कहां से देगा? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उपाध्याय साहब। जिंदल साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था, आपने भी किया कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया गया है, महंगाई बढ़ रही है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, वो अपनी चीजों को संभाल लेंगे, अगर ना बढ़ता तो भी संभाल लेते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आम जनता का है, जिसके पास इनकम नहीं है और उसके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आखिर वो कैसे स्थिति को संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जिंदल साहब, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से अब लगातार जो बढ़ती महंगाई है उसको कम किया जा सकता है? हम सेस और वैट पर तमाम बार बात कर चुके हैं, लेकिन सरकारें फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। कोई और इसका रास्ता आपके नजर में? सर जी हाँ, अभी हम आज जो है एक्साइज और जो स्टेट वैट है उसको छोड़ के दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात वही, अब मैं सरकार के सुर में सुर मिला रहा हूँ। पिछले 4 साल से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ला सकते हैं। बिल्कुल मैं सरकार के साथ हूं। आप पेट्रोल और डीजल को प्लीज जीएसटी में ले आइए, क्योंकि जीएसटी में लाते ही टैक्स रेट कम हो जाएगा और पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में दर्शकों को बता दूं, जो टॉप स्लैब है वो 28% है, जो आज की तारीख में पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर चार्ज करती हैं, उससे कहीं कम है। तो मैं तो कहता हूं, आप जीएसटी की बात कर रहे हैं 4 साल से, और तमाम नेशनल चैनल्स पे मेरे साथ जो है ऑपोजिशन के स्पोक्स पर्सन भी आते हैं, वो भी जीएसटी को अपोज नहीं करते। तो मैं तो सारी पॉलिटिकल क्लास से
ना सिर्फ बीजेपी से बल्कि बाकी पॉलिटिकल क्लास से भी, बिकॉज जीएसटी के अंदर जो है स्टेट्स की भी वोट है। अब स्टेट्स में कांग्रेस भी है, कुछ स्टेट्स में रीजनल पार्टीज भी हैं, कुछ में कोएलिशन भी हैं। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, उसके एजेंडा में रखिए और जीएसटी में ले आइए। जीएसटी में ले आइए, पेट्रोल डीजल के रेट सस्ते हो जाएंगे। रेट सस्ते होते ही महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम होते ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ते ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, सरकारी घाटा यानी डेफिसिट कम होगा, इकोनॉमी मूव करना शुरू कर देगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब एम्प्लॉयमेंट भी आपको बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट देश में 3 तरह की हो गई है। एक वो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज एक अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है कि वो व्यक्ति जो लाख रुपए की तनख्वाह डिजर्व करता है, उसका टैलेंट या उसका एक्सपीरियंस या उसका नॉलेज या उसकी क्वालिफिकेशन, उसको जॉब मिली हुई है कितने की, 30 या 35 हजार की। लेकिन क्या करे, अब उसने घर तो चलाना है, तो वो बेचारा हमारा भाई 30,000 35,000 की नौकरी कर रहा है। साथ में बेरोजगार होने का उसने एक सोशल स्टिग्मा लेके समाज में ये नहीं कहलाना है कि ये तो बेरोजगार है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए वो हमारा भाई 30,000 35,000 की जॉब कर रहा है। वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरह की अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब इंक्रीमेंट्स कहीं नहीं दिख रहे पिछले 3-3 4-4 साल से। वो एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है, क्योंकि खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, इधर आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना इस समय बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, पहले बता दूं, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी कई जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम कर चुकी है। ऑलरेडी बहुत जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है, क्योंकि जो काम 10 व्यक्ति करते थे, अब टेक्नोलॉजी की वजह से 3 या 4 व्यक्ति वो काम कर लेते हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को चाइना की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना होगा, और अब हम वो बन सकते हैं। चाइना दुनिया में अब वो वाली रेपुटेशन नहीं एंजॉय कर रहा पोस्ट कोरोना। बहुत से सवाल चाइना पे खड़े हो गए हैं, यूएस की तरफ से और कंट्रीज की तरफ से, जबकि हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री साहब की विजनरी अप्रोच कहूंगा, बहुत अच्छी ब्रांडिंग हमारी डेवलप हुई है पूरी दुनिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चाहे यूएस हो, गल्फ हो और कंट्रीज में, बहुत अच्छी ब्रांडिंग डेवलप की है यूरोप में। तो ऐसे में हम एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकते हैं। इसके लिए हम फॉरेन कैपिटल एफडीआई ला सकते हैं। तो आई थिंक हमें ये वक्त यूज करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने में। जी, ये जो तमाम सुझाव आपने दिए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। उपाध्याय साहब, इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है, क्योंकि चीन अब अपने उस लेवल पर नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी जगह ले सकते हैं। जगह भी नहीं ले सकते तो हम उस लेवल तक तो जा ही सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और इसी के साथ साथ पेट्रोल को जीएसटी में लाने की बात कही है, और ये सरकार पिछले 4 साल से राग अलाप रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सर, देखिए, सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। मुस्कान, हम देखेंगे कि जो कपड़ा उद्योग था भारत से बड़ा जबरदस्त एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन था, लेकिन बांग्लादेश ने हड़प लिया उसको, और बांग्लादेश आज हमसे अच्छी जीडीपी पर है। मैं मानता हूं कि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं, लेकिन जहां तक चाइना की बात है, देखिए, चाइना ने बॉर्डर पर अशांति इसीलिए फैलाई कि जो मैन्युफैक्चर चाइना से अपनी इंडस्ट्री उठाकर भारत में स्टेब्लिश करना चाहते थे, यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते थे, वहाँ एक मैसेज गया कि भाई चाइना और हिंदुस्तान में कभी भी युद्ध हो सकता है, तो वो कुछ दिन के लिए रुक गया। वो जो फंड्स ट्रांसफर होने थे, जो इन्वेस्ट होना था, जो भारत में पैसा लगना था, वो नहीं लगा। तो देखिए, हमारे साथ चाइना से हम जो कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ हमारे फैसले लेने की स्पीड इस तरीके की है कि बहुत समय लग जाता है, तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी होती है। जिस तरीके से चाइना को विश्व पटल पर अलग थलग किया गया, तो हमारे पास मौका है, मौका था, धीरे धीरे मौका हम गंवा रहे हैं। मान लीजिए मुझे शिफ्ट करनी है चाइना से अपनी इंडस्ट्री, और भारत अगर कोई प्रतिकूल जवाब नहीं दे रहा, प्रतिकूल माहौल भारत में नहीं बनता, मैं किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा। जिस तरीके से कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग जो हमारे यहाँ का उद्योग था वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गया है, उस तरीके से दूसरे कंट्रीज में भी ये शिफ्ट हो सकते हैं। तो सरकारों को देखिए, आज क्या है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर दूसरे राष्ट्र में जाता है तो बिल्कुल वहां पर अपना कुछ न कुछ बेच के आता है। आप देखेंगे अमेरिका, इजराइल, जो भी हमारे यहाँ आता है वो कुछ न कुछ बेच जाएगा, कोई ड्रोन बेच जाएगा, कोई एयरक्राफ्ट बेच जाएगा, कोई कुछ बेच के चला जाएगा। क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग वहां बढ़ेगी, वहां रोजगार पैदा होंगे अपने देश में, और वो देश समृद्ध होगा।
और व्यावसायिक तरीके से जो भी दौरे होंगे वो ही दौरे देश के हित में होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रांडिंग डेवलप कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने बेचा क्या विश्व में? मान लीजिए हमने जिन जिन देशों का दौरा किया वहां हमने क्या असाइनमेंट किए, वहां हम क्या दे के आए, वहां से कितना रेवेन्यू हम कलेक्ट करके लाए। अब दोनों जो दौरे हैं उनका आकलन इस तरीके से सारे राष्ट्र करते हैं। जिस तरीके से आप ग्लोबलाइजेशन में आप देखेंगे पूंजी का एक दखल बढ़ा है, तो हर दौरे का जो आकलन है वो पूंजी के हिसाब से होता है कि हम कितना बिजनेस लेके आए और हम कहाँ बेच के आए। देखिए हमारे जो भी राजनीतिक लोग हैं उनको भी यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जहां जाएं अपना प्रोडक्ट वहां पर दे के आए, कुछ न कुछ लेके आए वहां से, तो निवेश बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। जी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ये ऐसे सुझाव हैं जो कहीं ना कहीं अगर हम देश में शुरुआत इनकी करते हैं तो वाकई बेरोजगारी भी कम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी जीविका भी बहुत ही आसानी से चल पाएगी। जुनल साहब, एक सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। पेट्रोल और डीजल के दाम सर जब चुनाव होते हैं, अभी बंगाल चुनाव जब हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें हमने देखा कि बिल्कुल स्थिर थे। हालांकि ये कयास लगाए जाते हैं और लेकिन बीजेपी तमाम बार कहती है कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। ये मैं समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब चुनाव होते हैं तो ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो नहीं बढ़ते हैं। और अभी देखिएगा, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव 5 राज्य में और होने वाले हैं, उस समय की स्थिति को भी हम भाप रहे हैं अभी भी। I thank you for asking this wonderful question. देखिए इसका जवाब बड़ा सिंपल है। आज हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल हमें बताया जाता है कि मार्केट प्राइस से लिंक्ड है। अब जो आपने सवाल पूछा है उसी के साथ मेरा सवाल है। लास्ट ईयर का लॉकडाउन अप्रैल में, उस समय ब्रेंट क्रूड की प्राइस क्या आ गई थी? क्या $20 $25 के आसपास ब्रेंट क्रूड की प्राइस नहीं आई थी? क्या उस रेट पे पेट्रोल डीजल सेल हुआ था? आज की तारीख में क्या हमेशा ब्रेंट क्रूड की प्राइस के हिसाब से पेट्रोल डीजल बढ़ा है? मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पे एक डिमांड रखना चाहता हूं सरकार से, प्लीज गिव अस अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला कि किसी भी दिन पेट्रोल डीजल की प्राइस में कितना रिफ्लेक्शन जो है ब्रेंट क्रूड का है या इंडियन क्रूड बास्केट का है, कितना डॉलर का है। देखिए दो चीजें हैं मार्केट लिंक से। पहले तो कि ब्रेंट क्रूड किस दाम पे हमने खरीदा, दूसरा कि डॉलर की कीमत क्या है, बिकॉज 75 to 80% हम इंपोर्ट करते हैं और डॉलर्स में पे करना होता है। तो दो चीजों का रेलिवेंस है। तो हमें ये बता दे कि कितना उसमें प्रोपोर्शन जो है क्रूड ऑयल की प्राइस का है, कितना जो है डॉलर का है, और अगर डॉलर पे इतना फर्क आता है तो इतना इंपैक्ट आएगा, क्रूड ऑयल की प्राइस पे इतना इंपैक्ट फर्क आता है तो इतना इंपैक्ट आएगा। तो उससे एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हमारे हिसाब से हो जाएगा कि हाँ मार्केट लिंक्ड है, ब्रेंट क्रूड का ये प्राइस होगा तो यहाँ पेट्रोल डीजल इस रेट पे बिकेगा, डॉलर इस रेट होगा, दोनों को मिला के देखा जाएगा तो इस रेट बिकेगा। तो जब मार्केट लिंक्ड है तो मैं तो एक जो है ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला समझना चाहूंगा, ये चीज चाहूंगा कि हमारे सामने रखी जाए। आपने स्टेट इलेक्शंस के समय प्राइसेस ना बढ़ने की बात कही है, मैं तो एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला की जो है डिमांड यहाँ पे कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट एक फॉर्मूला रखा जाए। अभी दूसरी बात जो बड़ी बार बार रेज की जा रही है कि जो ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, उसका भी जवाब आपके प्लेटफॉर्म पे दे दूं मैं। ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट ठीक है, ऑयल बॉन्ड्स कभी रेज किए गए थे पेट्रोल डीजल को कम रेट पे बेचने के लिए। उस टाइम जो है ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस ज्यादा थी, लेकिन क्या जो इस साल ऑयल बॉन्ड्स का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करना है वो सेंट्रल एक्साइज की कलेक्शन के मुकाबले कितना है? सेंट्रल एक्साइज के जो कलेक्शन आ रही है उसके मुकाबले तो वो बहुत कम है। दूसरा, अगर इतने ही स्ट्रेच है हमारे फाइनेंसेस, वी कैन डेफर इट, उसको रोल ओवर किया जा सकता है, डेफर किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होने चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए। रादर आई वुड गो एंड टेल पीपल कि सब्सिडी होनी चाहिए। जी हाँ, मार्केट इकोनॉमीज में भी सब्सिडी का कॉन्सेप्ट होता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज भी अपने लोगों के भले के लिए सब्सिडीज देती हैं, क्योंकि आम आदमी का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। देखिए इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स है? आपकी इन्हीं बातों में उपाध्याय साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उपाध्याय साहब। जिंदल साहब, सरकारों की इच्छा शक्ति कुछ जनता को देने की नहीं है। जब 20-25 रुपए क्रूड ऑयल आ गया था पर बैरल पर, तो सरकारों को वो दाम कम नहीं किए, अपने टैक्स बढ़ा दिए उन्होंने। स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए और केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए, यानी सस्ता देना ही नहीं है। जब सरकार ये मान ले कि भी हमें देना ही नहीं जनता को कुछ,
तो कौन देगा? और वही इच्छा शक्ति सरकारों की दिखती है कि न उसे जीएसटी में लाना चाहते हैं, न वो एक तरफ जब पैसे बढ़ते हैं तब जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि हमने मार्केट के हवाले कर दिया। भाई मार्केट के हवाले कर दिया तो 20-25 पे आ गया था, तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर देना चाहिए था आपको, नहीं किया सरकारों ने, कीमत आधी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। तो ये सरकारों की इच्छा शक्ति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकारें कितनी चिंतित हैं जनता के लिए, आम आदमी के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। और आप देखेंगे जो नेता हैं उनके तो न कभी डीए फ्रीज होते हैं, न कभी टीए फ्रीज होता है, उनको सारे अनाउंस मिलते हैं, 3 बार इलेक्शन लड़ेंगे, 3 बार की पेंशन भी मिलती है, वो कभी फ्रीज नहीं होती। देश का जो मूलभूत ढांचा है वही इतना डिफेक्टेड हो चुका है कि वहां जनता कहीं केंद्र बिंदु में है ही नहीं। जनता सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेना होता है, तब दिखावटी चिंता जनता की होती है। और ये तमाम बार देखा भी जाता है उपाध्याय साहब और जुंदल साहब, ये जो चीजें हैं ये वाकई तमाम बार देखी जाती हैं। जब भी चुनावी जो समय आता है तब तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी दावे करती हैं और बहुत सी ऐसी बातें करती हैं जिसकी वजह से तमाम स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुंदल साहब और उपाध्याय साहब आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको इस वक्त की सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, वाराणसी पहुंचे हैं जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम बड़े अधिकारी और नेता उनके साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। वाराणसी के आज दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद कई बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, सीएम भी यहां पर उनके साथ पहुंचे हैं, उनका स्वागत करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं यहाँ पर, आनंदीबेन पटेल भी हमारे साथ यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।